Hello everyone, this is Saurav and welcome to our next episode on our discussion of Class 12 NCERT Legal Studies book. Okay, so today we shall be discussing the part 2 of our PYQ discussion of the CBSE Board 2024 examination. Okay, तो इस वाले पार्ट के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 36 तक का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं. तो एग्जैक्टली मेरा इनिशियली ये विचार था कि जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, तो जब मैं ये स्लाइड्स वगैरह रेडी कर रहा था, तो आई जस्ट थॉट कि मतलब मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह समझा दूंगा और किस तरीके से आंसर लिखने हैं. आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर कौन से पेज नंबर के ऊपर आंसर्स है, इस तरीके का मैंने कुछ प्लान किया था. बट देन आई डिसाइडेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टॉपर्स के आंसर की वगैरह मतलब हमें प्रेजेंट करो. तो एग्जैक्टली मैंने कभी ये सब्जेक्ट इतना पढ़ाया नहीं है किसी स्कूल सेटअप के अंदर, तो आई डोंट नो एनी टॉपर बाई नेम और बाई मतलब फेस. ठीक है, मैं कभी किसी टॉपर से मिला नहीं हूँ एग्जैक्टली लीगल स्टडीज के. ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि पुराने वाले बच्चे कोई अप्रोच भी नहीं कर रहे इस चैनल को, एंड आई जस्ट गॉट टू नो फ्रॉम यू गाइज ओनली कि आई एम द ओनली पर्सन हु इज मेकिंग कंटेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बुक. ये जो न्यू बुक एनसीईआरटी की आई है, इसके ऊपर कंटेंट मैंने ही बनाया. तो एक तो सेंस ऑफ प्राइड भी था, काफी अच्छा भी लगा कि मैंने ही ये किया है, और उसके बाद में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि अब जो कुछ करना है वो काफी अच्छे से करना है. ओके, सो दैट वाज द सिनेरियो. तो इसलिए मैंने सारे के सारे आंसर्स खुद लिखने की ट्राई करी, जैसे एक बच्चा लिखता है. ठीक है, अब टॉपर आंसर कीज तो मैं कहाँ से लेके आऊं, बट हाँ आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन माई ओन. ठीक है, खुद लिखने की मैंने कोशिश करी, और इसलिए आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 36 तक ही मैं पहुंच पाया आज के दिन में, because you have to prepare slides, you have to decorate them and all these things are there. तो क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40 वो मैं कल रिलीज कर दूंगा. उसके अलावा जो पार्ट्स हैं इनके अंदर, जैसे कई क्वेश्चंस के अंदर और लगा हुआ होता है कि क्वेश्चन नंबर 32 है मान लो, तो 32 के अंदर या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर लो या फिर वो वाला अटेम्प्ट कर लो. ठीक है, 2 सवाल दिए हुए होते हैं, तो मैंने सबके आंसर्स लिखे. ओके, नाउ वी शैल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 21 से अपन स्टार्ट करते हैं. वर्ड लिमिट्स को मैंने अध्ययन किया, और मैं प्रॉपर्ली आपको क्वेश्चंस भी समझा दूंगा इसी वीडियो के अंदर, और इनके आंसर राइटिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको समझा दूंगा. ओके, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर कमेंटिंग कि सर टॉपर आंसर कीज आप प्रेजेंट कर दो, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल. बट हाँ, मैंने खुद ये लिख के जरूर ट्राई किया. ऑल्दो आई एम नॉट अ टॉपर, मतलब मैं कभी ऐसे स्कूल टाइम में टॉपर नहीं रहा, बट स्टिल आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ आवर पीवाईक्यू डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 36. ठीक है, ये वाला जो पीडीएफ है, जो भी पीपीटी मैंने बनाई है, ये मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर. ओके, मेरे जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसके ऊपर सारी पीडीएफ पोस्टेड है. जो भी मैंने कंटेंट आज तक पोस्ट किया ना, सारी की सारी पीडीएफ उसके ऊपर पड़ी है गाइस. और मैं आपको बीच में इस वीडियो के उस चैनल के बारे में भी बता दूंगा, और लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे इस वीडियो के. पार्ट 1 ऑलरेडी कवर्ड है. ओके, पार्ट 1 का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इस वीडियो, जो लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा. ओके, नाउ क्विकली स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 21. ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है गाइज, इट टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन. ठीक है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन अपन को समझाना है. तो ये आपका जो यूनिट 2 है एडीआर इन इंडिया, उससे ये क्वेश्चन आया डायरेक्टली. ओके, तो अनन्या इज अ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्पेशलिस्ट. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब एडीआर ऑब्वियसली. ठीक है, हु इज कॉल्ड इन टू फैसिलिटेट अ वर्क प्लेस डिस्प्यूट बिटवीन 2 लॉन्ग स्टैंडिंग एम्प्लॉइज. ठीक है, तो कोई वर्क प्लेस था, उसके अंदर 2 बहुत पुराने एम्प्लॉइज थे, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया. ठीक है, बोथ आर वैल्यूएबल टीम मेंबर्स. ठीक है, मतलब उस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट देयर कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी एंड टीम डायनेमिक्स. ओके, तो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो इनको कंपनी से निकाला जा सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है कंपनी के लिए, और वो एक तरीके से उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टीम डायनेमिक्स को अफेक्ट कर रहा है और कंपनी की प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट कर रहा है. ओके, एग्जामिन द फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन दैट अनन्या कैन एम्प्लॉय इन दिस सिचुएशन. ओके, तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, एक तो ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन की डेफिनेशन लिखनी है, और अनन्या को इस सिचुएशन के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करना है वो लिखना है. ओके, तो शुरुआत के 2 सवाल ही गाइस इतने ज्यादा डिफिकल्ट आ गए कि मतलब एकदम से बच्चा जब सॉल्व करने बैठेगा तो उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आर डैम डिफिकल्ट, उसके बाद में फिर भी इजी हो जाता है. ओके, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच आई हैव रिटन ऑन माय ओन. तो अनन्या कैन यूज ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन बाय फॉस्टरिंग empowerment and recognition
allowing employees to express concerns and acknowledge each other's perspective. Okay, तो मीडिएशन के अंदर क्या होता है, आप दोनों पार्टीज की बात सुनते हो. ओके, मीडिएशन इज बेसिकली अ फैसिलिटेशन प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे क्या करेगी, ये एम्पावरमेंट और रिकॉग्निशन का काम करेगी और दोनों पार्टीज को बोलेगी कि भाई अपनी अपनी बात बताओ कि एग्जैक्टली तुम्हारे दिक्कत क्या है. ठीक है, शी शुड फैसिलिटेट ओपन डायलॉग. ठीक है, फोकस ऑन इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स एंड encourage mutual understanding, ensuring non-directive, voluntary and confidential process to enhance long-term workplace collaboration and productivity. Okay, so this will be the answer of question number 21 that I have written from my own. Okay, now moving forward with the question number 22. जो है वो आपका आता है, पहले अपन बात करेंगे एक्सेस टू नोट्स एंड अपडेट्स, जो मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बोल रहा था ना. तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर टॉकिंग कि सर वो नोट्स और पीडीएफ्स वगैरह आप पोस्ट करना स्टार्ट करो. तो आई एम पोस्टिंग देम ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल. अगर आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये जो ग्रीन अक्षरों के अंदर लिखा हुआ नाम एग्जैक्ट सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, एंड ऑल द पीडीएफ्स एंड अपडेट्स विच आई एम पोस्टिंग विल बी देयर. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 22. तो इसके अंदर क्या आया है कि सेली इज अ लॉयर हु ऑपरेट्स इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव लीगल मार्केट. ओके, तो अपन को ये हाईली कॉम्पिटिटिव लीगल मार्केट कौन सा है ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट एज वेल. ओके, शी हैज रिसेंटली गेन्ड अ रेपुटेशन फॉर एग्रेसिवली सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स who have been involved in accidents or personal injury incidents. Okay, identify this category of lawyers and the country where they exist. What will be the status of this category of lawyers in India? तो ये basically ambulance एक सेकंड गाइस, आंसर की तरफ भी अपन मूव करते हैं. तो ये बेसिकली एम्बुलेंस चेजर्स होते हैं. ओके, तो इंडिया के अंदर ये अलाउड नहीं है. ये कैटेगरी जो है वो मेनली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर चलती है. ओके, तो दिस कैटेगरी ऑफ लॉयर्स फॉल्स इनटू द एम्बुलेंस चेजर्स. दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉयर्स हु aggressively seek out clients, particularly those involved in personal injury cases. Okay, this practice is most commonly associated with the United States. ये exactly आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखा हुआ भी है. ओके, चैप्टर 7 जो है ना लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, उसके अंदर ये लिखा हुआ है. ओके, उसके बाद में स्टेटस ऑफ एम्बुलेंस चेजर्स इन इंडिया की अगर अपन बात करें तो इन इंडिया दिस काइंड ऑफ क्लाइंट सॉलिसिटेशन, मतलब क्लाइंट्स को एक तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या क्लाइंट्स को गार्नर करना इज नॉट अलाउड. ठीक है, इस तरीके से क्लाइंट अपन नहीं ला सकते इंडिया के अंदर. ओके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स प्रोहिबिट लॉयर्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग और डायरेक्टली सॉलिसिटिंग क्लाइंट्स. ठीक है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स को एक तरीके से पूरा मना करता है. कुछ चीजें ही आप एडवर्टाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर. 5 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन पोस्ट, अदरवाइज द एडवर्टाइजिंग इज टोटली बैंड फॉर लॉयर्स बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, उसके बाद में देखो, इफ अ लॉयर इंगेजेस इन सच प्रैक्टिसेस इन इंडिया, अगर ऐसा कोई प्रैक्टिस इंडिया के अंदर कोई लॉयर करता है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, लाइक सस्पेंशन और डिबारमेंट ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लॉ. या तो कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर परमानेंटली डिबार कर दिया जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22. ये जो पहले दो क्वेश्चन से ये काफी डिफिकल्ट थे, उसके बाद वाले सवाल जो है वो फिर भी काफी इजी से है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 23. तो इसके अंदर आपको चॉइस दी गई है, आइदर यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 23A और यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 23B. ओके, तो आई विल आंसर बोथ द क्वेश्चंस. मैं दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझा दूंगा और इनके आंसर्स भी आपको बताऊंगा. ओके, तो हाउ आर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अंडर द कॉलेजियम मॉडल. ओके, तो देखो दो तरीके के अपॉइंटमेंट मॉडल्स आपकी बुक के अंदर समझाए हुए. एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, दैट इज आर्टिकल 124 क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, then we have the collegium model which was established under the third judge's case, which was a advisory jurisdiction case of 1998. ओके, तो इसके अंदर अपन से क्या पूछा है, कॉलेजियम मॉडल पूछा है, तो वो हमें समझाना पड़ेगा. ओके, नाउ एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाई कोर्ट्स इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम. ये काफी इजी है. एक तो 226 के अंडर रिट पिटिशंस हाई कोर्ट के अंदर फाइल होती है, आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसके अलावा ये कोर्ट ऑफ अपील का काम करते हैं, तो दैट इज द रोल ऑफ हाई कोर्ट्स. तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इजी है. आइदर यू अटेम्प्ट 23A और 23B. अब इनके आंसर्स की तरफ अपन चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 23A एक बार देखते हैं. तो अंडर द कॉलेजियम मॉडल सुप्रीम कोर्ट का आंसर अपन देखें तो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट्स 4 सीनियर मोस्ट जजेस. सबसे पहले क्या होता है, CJI ऑफ इंडिया कंसल्ट्स 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस. ओके, दैट इज द स्टेप 1.
उसके बाद में स्टेप 2 क्या होता है, CGI सेंड्स हिज रिकमेंडेशन टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर, दिस इज द स्टेप 2। उसके बाद में यूनियन लॉ मिनिस्टर ये रिकमेंडेशंस किसको भेजते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, एंड द प्राइम मिनिस्टर विल फाइनली एडवाइज द प्रेसिडेंट हु विल मेक द अपॉइंटमेंट। तो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ द कलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23B। हाई कोर्ट का रूल्स हमसे पूछा गया था, तो इसको अपन आंसर करें तो हाई लोअर और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर जनरली द कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टांस फॉलोड बाय द हाई कोर्ट्स। तो शुरुआत में सबसे पहले केस किसके पास जाता है, लोअर और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास जाता है, उसके बाद में ऑन अपील वो केस हाई कोर्ट को अप्रोच करता है। ओके, वंस मैटर्स आर एडजुडिकेटेड मतलब डिसाइडेड बाय दीज कोर्ट्स दे प्रोसीड टू द हाई कोर्ट्स ऑन अपील। ओके, तो एक तो ये रोल हो गया कि दे एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। उसके बाद में हाई कोर्ट्स आल्सो हैज रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226, और ये रिट पिटिशंस कौन सी है, मैंडेमस, हैबेस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्चरी। ओके, इफ यू वांट टू राइट दीज रिट पिटिशंस यू कैन राइट देम। एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, दैट मीन्स इतना बड़ा आंसर सफाइस कर जाएगा, इससे बड़ा आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो दीज आर द आंसर, इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। तो ये थोड़ा बहुत एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो एक माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी है, तो ये क्या करती है, एक चेन ऑफ स्कूल्स को ऑन करती है। ओके, तो माइनॉरिटी राइट्स अपन ने पढ़े थे, आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स जो है। ओके, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल लगभग 30 तक वो जाते हैं। ओके, नाउ दीज स्कूल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड होली फंडेड बाय इट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना कि पूरा का पूरा फंड कौन कर रहा है, सरकार फंड कर रही है, तो एक तरीके से सरकारी स्कूल ही है वो। ओके, उसके बाद में टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड वननेस ऑल स्टूडेंट्स इन दीज स्कूल्स हैव टू अटेंड a special religious prayer every morning irrespective of their religious beliefs। तो यहाँ पे क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन है उसकी प्रेयर्स को सब बच्चों को अटेंड करना कंपलसरी कर रखा है। ओके, अब देखो सरकारी संस्था है, सरकारी स्कूल है, और फिर भी सारे बच्चों को एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन की प्रेयर को अटेंड करना जरूरी कर रखा है। दैट मीन्स इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स ने मना कर दिया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ, इस इंस्टीट्यूशन ने वार्निंग दी पहले तो इन बच्चों को, और फिर उसके बाद में एक हफ्ते के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया, और फिर उसके बाद में उन बच्चों के पेरेंट्स ने वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की रिट पिटीशन लगा दी। इज द एक्शन ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज जस्टिफाइड? तो यहाँ पे रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता के हमें ये बताना है कि जो भी स्कूल अथॉरिटीज ने जो एक्शन लिया था इन बच्चों के अगेंस्ट वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है या नहीं है, और इसके अंदर अपन को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी लिखने हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आंसर ये रहेगा स्कूल्स एक्शन इज नॉट जस्टिफाइड। ओके, क्योंकि इट इज टोटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार पूरा का पूरा उसे फंड कर रही है, तो वो एक सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था के अंदर रिलीजियस टीचिंग्स अलाउड नहीं है। ओके, तो ये जस्टिफाइड नहीं है बिकॉज इट वायलेट्स द आर्टिकल 25 दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड आर्टिकल 28 क्लॉज 3 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड रिलीजियस वर्शिप इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। ओके, उसके बाद में सिंस द स्कूल इज होली स्टेट फंडेड मतलब सरकार पूरा का पूरा फंड इसे कर रही है, स्टूडेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अटेंड रिलीजियस प्रेयर्स, बच्चों को फोर्स नहीं किया जा सकता कोई भी रिलीजियस प्रेयर को अटेंड करने के लिए, क्योंकि इट इज अ गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। देयर सस्पेंशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इन्फ्रिंजेस देयर फंडामेंटल राइट्स। इन्फ्रिंजेस की जगह आप वॉयलेटिव भी लिख सकते हो और ब्रीच भी लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 25। तो यहां पे क्या है कि अर्जुन ने भीम को थ्रेटन किया कि अगर 1 करोड़ का घर 50 लाख के अंदर नहीं बेचा तो अर्जुन भीम को मार देगा। ओके, तो भीम ने डर के मारे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया अर्जुन को घर बेचने का। ओके, तो भीम साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ फियर, तो ये तो कॉर्जन हो गया, अलाउड ही नहीं है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो साफ भी पता चल रहा है।
identify the essential of valid contract missing in the above situation. तो essential कौन सा missing है? That is the free consent. Free consent क्यों missing है? Because it was caused by coercion. Okay. उसके बाद में what remedy if any is available to Bhim in the given case? तो repudiation of voidable contract या फिर cancelling of a voidable contract, मतलब उस contract को जाके void करवा लो या फिर other legal remedies कोर्ट से मांग लो. तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि he can seek other legal remedies from the court as well. Okay. अगर आपको exactly पता नहीं है तो you can write it like that as well. Okay. Now moving forward with the answer of question number 25. तो देखो essential element of valid contract कौन सा missing है? तो free consent missing है और ये कहाँ लिखे हुए हैं? essential section 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं. ओके उसके बाद में हियर भीम्स कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड थ्रू कोर्जन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल. ओके ये कोर्जन के थ्रू कंसेंट लिया गया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया. ओके उसके बाद में रेमेडी क्या है? तो रेमेडी ही कैन रिसाइंड और कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट सिंस हिज कंसेंट वाज नॉट अ फ्री कंसेंट. ये कोर्ट के अंदर जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है या रिसाइंड करवा सकता है. ये तो पहली रेमेडी हो गई. और उसके बाद में he may also seek legal action to restore his ownership or prevent the sale. Okay तो other legal action भी वो seek कर सकता है. he can ask the court. ये चीज आप ध्यान देना, मैंने seek लिखा है. Okay he can seek legal remedies from the court of law. Okay so this will be the answer of question number 25. Now moving forward with the question number 26. तो इसके अंदर क्या है कि एक टेक जीनियस नाम का एक स्टार्टअप है. इस स्टार्टअप ने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और ये कंफ्यूज्ड है कि मतलब ट्रेडमार्क रजिस्टर करे या फिर ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर करे. तो गाइज अगर सॉफ्टवेयर है तो ट्रेडमार्क तो उसका होगा नहीं, सॉफ्टवेयर तो ट्रेड सीक्रेट ही रहेगा ताकि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस इसकी बनी रहे. लेकिन जो कंपनी का जो नेम है, टेक जीनियस जो नेम है, इसका ट्रेडमार्क हो सकता है. ओके सो यहां पे हमसे लीगल एडवाइस मांगी है और फंडामेंटल डिफरेंस पूछा है ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट के बीच में. तो इनिशियली वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट. ओके देन वी हैव टू गिव अ लीगल एडवाइस. तो लीगल एडवाइस हम क्या देने वाले हैं टेक जीनियस को कि अपना जो ये ब्रांड नेम है इसका तो ट्रेडमार्क करवा लो और अपना जो ये सॉफ्टवेयर है इसको एक ट्रेड सीक्रेट के रूप में प्रिजर्व रखो. ट्रेड सीक्रेट कहीं पे रजिस्टर नहीं होता है गाइस, उसको प्रिजर्व रखना पड़ता है, खुद वो बात अपने पास छिपा के रखनी होती है. ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ट्रेडमार्क जो होता है तो हमें शुरुआत में क्या करना था? ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट को डिफाइन करना था ना. तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स अ ब्रांड्स नेम, लोगो और स्लोगन. ओके ट्रेडमार्क क्या करता है? ब्रांड के नेम को, लोगो और स्लोगन को प्रोटेक्ट करता है बाय ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स एंड मार्केट रिकॉग्निशन. ओके और ट्रेड सीक्रेट क्या करता है? सेफगार्ड्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन लाइक सॉफ्टवेयर कोड, एल्गोरिथम, सम सीक्रेट रेसिपी लाइक कोका कोलाज रेसिपी एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके एंड दिस इज नॉट रजिस्टर्ड. ये कंपनी की खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सीक्रेट्स को कितने अच्छे से प्रिजर्व कर रहा है. ओके तो टेक जीनियस शुड रजिस्टर अ ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रांड आइडेंटिटी. तो हमसे क्या किया था? इन्होंने लीगल एडवाइस मांगी थी तो हम लीगल एडवाइस दे रहे हैं. जो ग्रीन वाले फॉन्ट्स है ना, सो दिस इज अ लीगल एडवाइस फ्रॉम आवर साइड. तो अपन क्या लीगल एडवाइस दे रहे हैं कि ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करो और उसके अलावा मेंटेन इट्स सॉफ्टवेयर एज अ ट्रेड सीक्रेट. ओके इसको एक ट्रेड सीक्रेट की तरह मेंटेन करो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एक्सेसिंग इट्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. ओके सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 26. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 27 गाइस. तो यहाँ पे क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग बात हुई है. तो होता क्या है कि आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इट प्रोवाइड सर्टेन सेफगार्ड्स. ओके सर्टेन सेफगार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो इमरजेंसी के टाइम पे इन्फ्रिंज कर लिए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट उनको छीन लेती है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर लेती है. ओके तो ये क्वेश्चन उससे रिलेट करता है. तो आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन आउट फॉर यू. So during a nationwide emergency, the government implements strict measures to maintain law and order, suspending certain constitutional rights. Okay, तो emergency के टाइम पे गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट हो जाती है और काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से इन्फ्रिंज कर दिया जाता है या फिर खत्म कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है. एज अ पार्ट ऑफ दीज मेजर्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज डिटेन्ड बाय द अथॉरिटीज फॉर क्वेश्चनिंग. तो काफी सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया क्वेश्चनिंग वगैरह के लिए.
ड्यू टू सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट इन अनलॉफुल एक्टिविटीज। सरकार को लग रहा था कि ये लोग इन्वॉल्व थे कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर। ओके, द ग्रुप रिफ्यूज टू कोऑपरेट ऑन द ग्राउंड्स दैट दे वर entitled to safeguards under article 22 of the constitution which the authorities denied। okay, तो ये क्या मांग रहे हैं, आर्टिकल 22 के अंडर सर्टेन सेफगार्ड्स हमें मिले हुए वो मांग रहे हैं। तो ये इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी लगती है, तो इमरजेंसी के दौरान ये जो सेफगार्ड्स है ये कर्टेल किए जा सकते हैं। आर्टिकल 21 कर्टेल नहीं होता है गाइस, 21 जो है राइट टू लाइफ है ये कर्टेल नहीं होता, बट 22 हो सकता है। ओके, सो आंसर विल बी गवर्नमेंट एक्शंस इज करेक्ट। गवर्नमेंट का एक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये आंसर होगा लीगली अगर अपन सोचे तो दिस विल बी द आंसर। सो आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, बट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी certain fundamental rights can be suspended under article 352 of the constitution of India. If the emergency affects fundamental rights under article 22, the government can override procedural safeguards like legal counsel and timely judicial review। तो ये जो कुछ सेफगार्ड्स मिले हुए आर्टिकल 22 के अंडर इनको गवर्नमेंट कर्टेल कर सकती है, इट इज वेल विद इन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद में हेंस डेटेनीज जिनको डिटेन किया गया है मे नॉट क्लेम फुल आर्टिकल 22 प्रोटेक्शंस, ये आर्टिकल 22 के प्रोटेक्शंस को क्लेम नहीं कर सकते इफ द प्रेसिडेंट सस्पेंड्स इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स अंडर वैलिड इमरजेंसी प्रोक्लेम। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक वैलिड इमरजेंसी लगाई है तो इन राइट्स को सरकार आराम से सस्पेंड कर सकती है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, नेहा और निशा जो है इनको बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। ओके, दे आर टू फ्रेंड्स, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट बेकिंग, मतलब केक पेस्ट्री वगैरह बनाना या बिस्किट्स वगैरह कुकीज वगैरह बनाना, इस चीज का इन्हें बहुत ज्यादा शौक है। ओके, एंड दे ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग अ स्मॉल बेकरी टुगेदर। तो ये तो पार्टनरशिप ही करनी पड़ेगी, सोल प्रोप्राइटरशिप तो हो नहीं सकता क्योंकि दो लोग है ना, तो दे हैव टू गो इनटू अ पार्टनरशिप। ओके, दे हैव लिमिटेड फंड बट प्लेंटी ऑफ एंथुजियाज्म। पैसे इनके पास कम है लेकिन एंथुजियाज्म बहुत है, तो पार्टनरशिप तो कम पैसों में स्टार्ट हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, कंसीडरिंग देयर सिचुएशन व्हाई दे माइट फाइंड पार्टनरशिप अवेलेबल ऑप्शन टू स्टार्ट अ बेकरी। पार्टनरशिप क्यों इनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आंसर अगर हम देखें तो नेहा एंड निशा शुड कंसिडर स्टार्टिंग अ पार्टनरशिप फर्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो हमसे यहाँ पे पार्टनरशिप के एडवांटेजेस मांगे हैं, तो 4-5 एडवांटेजेस हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इजी टू एस्टेब्लिश, क्योंकि ओनली पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो था उस क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों के पास लिमिटेड फंड्स है, तो इट इज वेरी इजी टू एस्टेब्लिश, कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, सिर्फ एक एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है, दैट्स इट। ओके, तो ये तो पहली प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो गई। उसके बाद में सेपरेट लीगल स्टेटस होता है पार्टनरशिप फर्म का, मतलब इतना ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है जितना एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, बट स्टिल सम प्रोटेक्शंस आर देयर एज पर योर एनसीईआरटी बुक। ओके, मैंने अपने वीडियो के अंदर भी बोला था कि यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसे थोड़ा सा फिशी लग रहा है, बट वॉट एवर इट इज गाइस वी हैव टू राइट एज पर योर एनसीईआरटी बुक ओनली। हम अब सवाल जवाब करने बैठेंगे तो एग्जाम एकदम सर पे आ गया, 5-7 दिन बचे हैं, तो वो अपने पास टाइम नहीं है। ओके, सो दिस इज द थिंग विच इज exactly given in your NCERT book, so we have to write that only. Now partners may have complementary skills, इन दोनों के पास complementary skills तो है, दोनों के दोनों काफी अच्छी बेकिंग करती है, जो क्वेश्चन बता रहा है साफ साफ। स्टार्टअप कॉस्ट इज लो, ओके, कम पैसों में भी स्टार्ट किया जा सकता है। मोर कैपिटल इज अवेलेबल फॉर बिजनेस, क्योंकि दो लोग पैसा डाल रहे हैं, कोई एक इंसान पैसा नहीं डाल रहा है, दो लोग पैसा डाल रहे हैं, तो मोर कैपिटल इज ऑल्सो अवेलेबल। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अ पार्टनरशिप। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 29। तो हम सेक्शन सी की तरफ मूव कर चुके हैं, 3 मार्क वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 तक तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन थे। नाउ वी आर मूव टुवर्ड सेक्शन सी, 3 मार्क क्वेश्चंस आर देयर। तो इनके जो आंसर्स है वो थोड़े से लेंदी होने वाले हैं एज कंपेयर टू द आंसर्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, तो सौरभ टुक अ कॉम्प्रिहेंसिव फायर इंश्योरेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात आ गई ना, ये तो यूनिट 3A है। ओके, यूनिट 3A लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फायर इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्टिंग इज शॉप एंड गो डाउन अगेंस्ट फायर, तो इसने फायर इंश्योरेंस करवाया AIG फायर इंश्योरेंस कंपनी से, और टर्म ऑफ इंश्योरेंस स्टेटेड दैट द क्लेम अमाउंट विल बी पेड ओनली व्हेन द इंश्योर्ड प्रॉपर्टीज आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर विद इन द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कवर। मान लो 1 साल का इंश्योरेंस करवाया, ओके,
1 ईयर इंश्योरेंस पीरियड इज देयर, तो 1 साल के अंदर ही अगर आग से उसकी दुकान और उसका गोडाउन खराब हुआ तभी इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन सौरभ एंड एआईजी इंश्योरेंस कंपनी। तो वैसे तो देखो इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की अपन बात करें तो इट इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके, इंश्योरेंस को इंडेमनिटी कहा जाता है, बट ये आपकी बुक के अंदर डिस्कस नहीं है, आपकी बुक के अंदर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस है। तो यू हैव टू राइट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर हियर। आई हैव रिटन द प्रॉपर आंसर। स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, सो दीज आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सौरभ एंड एआईजी इंश्योरेंस कंपनी is a contingent contract under section 31 of the Indian Contract Act. Okay, so this is a contingent contract. ये हमें लिखना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने का हमें बोला था। उसके बाद में अब 3 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब हमें ज्यादा डिस्क्राइब करना पड़ेगा इस आंसर को, तो हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी लिखेंगे। ओके, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन डिपेंड्स ऑन द अकरेंस ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। ओके, उसके बाद में हियर एआईजी इंश्योरेंस विल पे द क्लेम अमाउंट only if the insured shop and godown are destroyed by fire within the insurance period. Okay, so this will be the scenario. Now 2 characteristics are there. 2 characteristics हमसे मांगे थे। तो एक तो dependence on uncertain event, uncertain ही है, आग लगेगी नहीं लगेगी, who knows that. Okay, उसके बाद में नो गारंटीड परफॉर्मेंस, आग लगी तो एआईजी इंश्योरेंस को इंश्योरेंस क्लेम देना पड़ेगा, अगर आग नहीं लगी तो दे डोंट हैव टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दस द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ओनली अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड कंटिंजेंसी और अ पर्टिकुलर इवेंट। सो दिस विल बी द आंसर। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट, अदरवाइज it will be posted on my telegram group. Okay, now moving forward with the question number 30. इसके 2 पार्ट्स हैं, either you attempt 30A और you attempt 30B. तो पहला पार्ट क्या कहता है? स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच लीगल एड कैन बी डिनाइड और विदड्रॉन। तो ये तो एग्जैक्टली आपके चैप्टर 8 से आया हुआ क्वेश्चन है कि लीगल एड कब डिनाई की जा सकती है, कब विड्रॉ की जा सकती है। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर चैप्टर पढ़ा है तो बहुत आराम से हो सकता है। ओके, और उसके बाद में राइट टू एक्सेस जस्टिस इज साइना क्वा नॉन, मतलब वेरी असेंशियल फॉर सोशल जस्टिस। ओके, ये इस लीगल मैक्सिम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, बट वी हैव अ चॉइस ओवर हियर। ओके, so it is not that difficult. I saw a question in this particular paper only, मतलब लास्ट के फेजेस में वहां पे तो एग्जैक्टली कोई चॉइस नहीं है और एक लीगल मैक्सिम दे दिया रिगार्डिंग दैट वॉचफुल गार्जियन फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और अगर नहीं पहचान पाए तो यू आर गोइंग टू लीव दैट क्वेश्चन एंड यू आर गोइंग टू लूज दोज मार्क्स। 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन था शायद, या तो इसी वीडियो के अंदर आ जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो वो पक्का आएगा। सो दैट इज द सिनेरियो, बट स्टिल वी हैव अ ऑप्शन। और अगर मान लो लीगल मैक्सिम फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो ट्राई टू रीड द सेंटेंस, क्या पता कोई आइडिया तो लग जाए, कोई ट्रिक तो मिल जाए। ओके, उसके बाद में इवेलुएट द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स इन प्रेजेंट लीगल सिस्टम। तो देखो, right to access justice, that means legal aid for the poor, it is sine qua non for social justice, मतलब very important for social justice, nothing more than that. इससे ज्यादा आइडेंटिफाई करने की कुछ जरूरत ही नहीं है हमें। ओके, सो सबसे पहले अपन 30A को आंसर करते हैं, उसके बाद में 30B को भी हम आंसर करेंगे। ओके, तो 30A का आंसर एक बार देख लेते हैं। तो 30A में देखो लीगल एड कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर डिनाई करी जा सकती है। तो 7 सर्कमस्टांसेस आर देयर। फर्स्ट इज इनएलिजिबिलिटी, तो अगर कोई इंसान एलिजिबल ही नहीं है तो डिनाई करी जा सकती है। चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब पहले तो दैट पर्सन वाज पुअर, देन ही गॉट अ जॉब और स्टार्टेड अर्निंग और सम अदर मनी सोर्स। ओके, उसके बाद में मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, देन लैक ऑफ कोऑपरेशन, अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ या फिर असाइंड एडवोकेट के साथ। उसके बाद में एंगेजिंग अनदर लॉयर, कोई और लॉयर को हायर कर लिया, या फिर डेथ ऑफ द लीगल एडेड पर्सन, जिस इंसान को लीगल एड प्रोवाइड करी गई थी उसकी अगर डेथ हो जाती है, देन ऑल्सो दिस कैन बी डिनाइड। और उसके बाद में अब्यूज ऑफ द प्रोसेस। तो दीज 7 आर द क्राइटेरियाज अंडर विच लीगल एड कैन बी डिनाइड। ओके, 30A तो हो गया। नाउ लीगल एड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, ये हमें बताना है। ओके, तो एक बार पहले वो क्वेश्चन अपन रिविजिट कर लेते हैं। We should revisit the question. तो right to access justice is sine qua non for social justice, इस स्टेटमेंट को हमें इवेल्युएट करना। ओके,
सो मूविंग फॉरवर्ड विद द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30B, जो सेकंड वाला ऑप्शन था. So access to justice is essential for social justice, ensuring fairness, equality and human dignity. Okay, Article 14 of the Constitution guarantees equality before law, and Article 39A mandates free legal aid to the underprivileged. Okay, एक तो fundamental right है, that is right to equality, then a DPSP for the state to provide free legal aid to the poor and marginalized. Okay, without access to justice, marginalized groups cannot enforce their rights, leading to social inequality. Obviously बात है, अगर justice का access ही नहीं है तो rights को enforce कैसे करेंगे वो. Okay, उसके बाद में ensuring affordable and timely justice strengthens the democracy. डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ाता है डेमोक्रेसी के ऊपर. दस एक्सेस टू जस्टिस इज फाउंडेशन ऑफ सोशल जस्टिस, मेकिंग इट इंडिस्पेंसिबल इन फेयर लीगल सिस्टम. Without legal aid, human rights remain hollow declarations. Providing legal aid is crucial for preventing social unrest, ensuring global peace by addressing the needs of impoverished populations. So this will be the answer of this particular question. Okay. Now moving forward with the question number 31. एक बार question number 31, 32, 33 जो है एक ही स्लाइड के अंदर मैंने डाल दिया है, क्योंकि काफी छोटे से क्वेश्चंस थे ये, बट इनके आंसर्स काफी लेंदी है, तो वी हैव टू रिविजिट दिस स्लाइड अगेन एंड अगेन, बट व्हाटएवर इट इज गाइस. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ एज कंपेयर्ड टू म्युनिसिपल लॉ. जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग एनी 3 रीजंस टू सब्सटेंशिएट द आंसर. ये तो बहुत इजी सही है कि कोई इंटरनेशनल पुलिस फोर्स नहीं है, कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, और उसके अलावा क्या कहते हैं, कंसेंट बेस्ड गवर्नमेंट है. ओके, तो दीज शैल बी द आंसर्स. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी का. तो स्टेटमेंट इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ कंपेयर्ड टू म्युनिसिपल लॉ इज ऑफन कंसिडर्ड ट्रू. ये सही माना जाता है, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ लैक्स अ सेंट्रलाइज इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म. कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है. रिलाइज हेविली ऑन स्टेट कंसेंट, मतलब देश अगर कंसेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करता है. अनलाइक म्युनिसिपल लॉ which has robust domestic courts and enforcement agencies to implement its rules. म्युनिसिपल लॉ मतलब जो नेशनल लेवल पे जो लॉज होते हैं, तो नेशंस के पास तो अपनी आर्मीज होती है, अपनी पुलिस होती है, बट इंटरनेशनल लॉ में ऐसा नहीं होता है. ओके, 3 की रीजंस टू सपोर्ट दिस क्लेम. तो लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड एनफोर्समेंट बॉडी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. स्टेट सॉवरेनिटी एंड कंसेंट, कई सारे देश होते हैं वो काफी ट्रीटीज के ऊपर कंसेंट ही नहीं करते, इसलिए इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है. और फिर उसके बाद में डिफिकल्टीज इन एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि काफी सारी ट्रीटीज को इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कई सारे स्टेट्स अपने डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस और अपने कस्टम्स इनका नाम ले देते हैं, और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की प्रैक्टिसेस का भी नाम ले देते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट गाइस. सो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर तो हमने कर लिया, इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ. अब क्वेश्चन नंबर 32 हम देख लेते हैं. तो state the recommendations that can be made by the NHRC, National Human Rights Commissions, when a public servant is identified as the perpetrator of human rights violation. तो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है तो एनएचआरसी क्या कर सकता है, ये हमें बताना है. तो इट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशंस, जो यूनिट 5B थी उससे. तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम आंसर देखें तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन रिकमेंड फॉलोइंग एक्शंस. ये सारे एक्शंस एनएचआरसी रिकमेंड कर सकता है व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट इज फाउंड टू बी हैव वायलेटेड ह्यूमन राइट्स. तो सबसे पहला तो है प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और पब्लिक सर्वेंट. ओके, कि ट्रायल चलाई जाए. उसके बाद में रिलीफ टू द विक्टिम, जो भी विक्टिम है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का उसको इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करवाना, आइदर थ्रू द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, whichever will suffice. Okay, then approach to the Supreme Court or High Court if required. Okay, if it is required then approach the Supreme Court and High Court, or ask for the departmental action. Okay, if he belongs to the police, if he belongs to any other civil service branch, तो उस डिपार्टमेंट को भी एनएचआरसी बता सकता है कि इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई जाए. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 कि व्हाट एनएचआरसी can do if a person or a public servant is violating human rights. Okay, now moving forward with the question number 33. तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है हमसे, डिफरेंशिएट बिटवीन सीनियर एडवोकेट्स एंड एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड. ओके, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 7, दैट इज लीगल प्रोफेशन इन इंडिया. तो इसके अंदर क्या है, सीनियर एडवोकेट्स जो एक सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड नहीं, सीनियर एडवोकेट जो है वो तो एक प्रॉपर
सारे कोर्ट्स के अंदर चलता है और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है, इट इज अ प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो डिफरेंस वाला टेबल आएगा, ऑब्वियस सी बात है गाइस, and I don't think I have a space to adjust this. Okay, section C, question number 33. Answer, I guess you have a clear vision of these particular texts. तो सबसे पहले एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो है, इट इज अ कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रोल एंड राइट्स क्या है? तो ओनली दे कैन फाइल अ मैटर इन द सुप्रीम कोर्ट। ओके, they are the primary contact for all the correspondence। मतलब सुप्रीम कोर्ट से कोई भी कॉन्टैक्ट बैठाना है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू ही करना पड़ता है। दे आर ऑथराइज्ड टू फाइल वकालतनामा ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है? 4 साल की प्रैक्टिस, उसके बाद में एक सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर 1 साल की ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग के बाद में एक स्पेशल एग्जाम जो सुप्रीम कोर्ट करवाता है वो पास करना है। ओके, तो मैंने गाइस कई बार SC लिख दिया क्योंकि मुझे स्पेस वाला सिनेरियो रहता है। ओके, मेरे को इतना सारा टेक्स्ट है, ये इस स्लाइड के अंदर एडजस्ट करना है, बट यू शुड राइट सुप्रीम कोर्ट प्रॉपरली। ओके, SC वगैरह इतना मत यूज कर लेना, मतलब कभी कभी चलता है। ओके, बट ट्राई टू यूज प्रॉपरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दीज काइंड ऑफ टर्म्स। ओके, उसके बाद में एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए 10 माइल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब 14 किलोमीटर की रेडियस में, और एक रजिस्टर्ड क्लर्क होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद में सीनियर एडवोकेट्स की हम अगर बात करें तो दे आर डेजिग्नेटेड बाय आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया, ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है ये सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट था, जबकि सीनियर एडवोकेट्स आर फॉर बोथ द कोर्ट्स। ओके, क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन क्या है? दे मे बी डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर एडवोकेट बेस्ड ऑन दीज 3 क्राइटेरियाज। एबिलिटी टू स्टैंड एट द बार। ओके, मतलब कोर्ट के अंदर किस तरीके से ये इनकी स्टैंडिंग है। ओके, उसके बाद में एबिलिटी एंड स्टैंडिंग एट द बार। ओके, बेसिकली किस तरीके का ओहदा है, व्हाट हैसियत ही डज हैव एट द बार काउंसिल। ओके, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ। द कंसेंट ऑफ द एडवोकेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, कि वो सीनियर एडवोकेट बनना चाहते हैं या नहीं चाहते। राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है? तो सीनियर एडवोकेट्स डू नॉट हैव द राइट टू अपीयर इन द कोर्ट विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और जूनियर एडवोकेट ये अकेले कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, एक जूनियर इन्हें साथ में लेके जाना ही पड़ता है। दे कैन नॉट फाइल वकालतनामा, ड्राफ्ट, प्लीडिंग्स, एफिडेविट और परफॉर्म सिमिलर लीगल ड्राफ्टिंग वर्क, क्योंकि ये इनका जूनियर करता है, ये तो सीनियर एडवोकेट हो गए ना। ओके, सो दे कैन नॉट डू दैट, इसलिए इसीलिए कंसेंट चाहिए होता है, क्योंकि काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं। उसके बाद में दे वियर अ गाउन विद अ फ्लैप एट द बैक टू सिग्निफाई देयर सीनियरिटी। तो दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। Okay, if you want to screenshot you can do that guys. Now I am moving towards the next question, that is question number 34. तो 34 के 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है कि इन अ क्रिमिनल ट्रायल जज टेक्स एन एक्टिव रोल इन इन्वेस्टिगेटिंग अ केस, गैदरिंग एविडेंस, क्वेश्चनिंग विटनेसेस, व्हाइल द अक्यूज हैज अ लिमिटेड से इन प्रोसीडिंग। ये कौन सा सिस्टम है और इसके मेन एडवांटेजेस क्या है? इट इज इंक्विजिटोरियल सिस्टम मेंशन्ड इन यूनिट 2। एडीआर इन इंडिया जो यूनिट है ना, उसके अंदर एडवर्जेरियल और इंक्विजिटोरियल सिस्टम्स बताए हुए, वहां से ये क्वेश्चन निकल के आया है। ओके, तो यहाँ पे इंक्विजिटोरियल सिस्टम और उसके एडवांटेजेस हमें बताने हैं। ओके, नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 30B। इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो कमर्शियल डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन 2 कंपनीज और द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव डिसाइडेड टू परस्यू आर्बिट्रेशन। प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन हमें बताना है। ओके, तो दीज 2 क्वेश्चंस आर देयर, दोनों एडीआर इन इंडिया से है। अब 34A का आंसर हम पहले देख लेते हैं। तो इंक्विजिटोरियल सिस्टम क्या होता है? तो जज और द डिसीजन मेकर टेक्स द सेंटर स्टेज इन डिस्पेंसिंग जस्टिस। ओके, जज का रोल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लॉयर्स। ही इज एक्टिव as he or she determines the facts or issues in the dispute. Examination and cross examination of witnesses is done by the judges only. Advantages 2 हमने लिख दिया है। System offers procedural efficiency as active role of judges prevents delays and prolonged trials, क्योंकि काम जल्दी हो जाता है, केसेस जल्दी खत्म हो जाते हैं। ओके, सिस्टम प्रिजर्व्स इक्वालिटी बिटवीन द पार्टीज एज इवन स्ट्रॉन्गर पार्टी विद मोर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्ट्स लॉयर्स मे नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द जजेस। ओके, तो कई पार्टीज इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती, तो दैट इज द सिनेरियो। ओके, नाउ दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 34A। अब इसका जो सेकंड पार्ट था, जो और वाला पार्ट था, इनमें से एक हमें सॉल्व करना था, तो इसका तो आंसर हम कर चुके हैं, दैट इज द इंक्विजिटोरियल सिस्टम। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हमें बताना है ना। तो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहता है गाइस। 34B, तो सबसे पहले एक नोटिस जाता है
ओके। नोटिस कौन भेजता है? एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जिस पार्टी को नुकसान हुआ है वो एक डिफॉल्टिंग पार्टी को नोटिस भेजती है। उसके बाद में आर्बिट्रेटर दोनों के दोनों चूज करते हैं। आर्बिट्रेशन इंड्यूस कैसे होता है? इधर बाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कि दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेशन के अंदर ही जाएगा। या फिर कोर्ट रेफरल टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, ये लिख देना। ओके, सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन टू राइट दैट। ओके, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, ये कौन करेगा? एग्रीव्ड पार्टी जो केस कर रही है। उसके बाद में काउंटर क्लेम, जिसके खिलाफ केस किया जा रहा है आर्बिट्रेशन का। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 5 जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट्स। तो यहाँ पे प्लेस और टाइम डिसाइड करेगी दोनों की दोनों पार्टीज, और फाइनली डिसीजन आ जाएगा आर्बिट्रेटर का। दीज 6 स्टेप्स आर देयर। मैं एक बार वापस ये स्लाइड ओपन कर लेता हूं। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। 34B प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके, अदरवाइज इसका वन शॉट वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, और उसके अलावा मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये PDF पोस्ट कर दूंगा आज के डेट में, मतलब कुछ देर में। जैसे ही ये वीडियो पोस्ट होगा उसके कुछ मिनट बाद में ही ये PDF भी पोस्ट हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद में ये जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज सेंटिनल क्वी वे, तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये। इसका मीनिंग ये है वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी या फिर गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफी सारे बच्चों ने, मैं गारंटी दे सकता हूं, पिछले साल ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि अगर इस मैक्सिम का लिटरल मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इवन मैं भी अगर अटेम्प्ट कर रहा होता और अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा होता तो आई कुडंट हैव अटेम्प्टेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो आई कैन से दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन ऑफ योर पर्टिकुलर पेपर। और सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्योति को कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करनी है और हमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का पूरा प्रोसेस बताना है, जो यूनिट 3C है शायद, जो प्रॉपर्टी लॉ इन इंडिया नाम से एक यूनिट है। तो वो तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 36 तो इजी है, बट क्वेश्चन नंबर 35 इज डैम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो एक बार 35 वाले क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। तो सेंटिनल क्वी वे is a maxim that means watchful guardian. It is used to describe the role of Supreme Court of India as the guardian of democracy and fundamental rights. The power of judicial review allows judiciary to safeguard. अब देखो इसे हमें डिस्क्राइब करना है। ओके, वी हैव टू डिस्क्राइब इट मोर। ठीक है, तो देखो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, वो जुडिशरी को अलाउ करती है टू सेफगार्ड द चेक एंड बैलेंसेस, टू इंश्योर द सेपरेशन ऑफ पावर्स, ओके, of other two branches which are executive and legislature. Okay, court have judicial review powers to declare any law as unconstitutional if it is enacted by breaching any demarcation, that is आर्टिकल 13। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई भी आर्टिकल ब्रीच कर रहा है तो आर्टिकल 13 के अंडर उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है। उसके बाद में आर्टिकल 50 जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के रूल्स को भी ले डाउन करता है। ये एक तरीके से फ्री एंड फेयर सोसाइटी और जुडिशरी को फ्रीली वर्क करने के लिए मतलब काफी काम आता है ये वाला आर्टिकल। ओके, द रीजंस फॉर ग्रांटिंग सच स्पेशल स्टेटस ऑफ जुडिशरी आर, तो देखो बिकॉज इट इज अ वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी, और उसके बाद में इन ऑर्डर टू एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम्स आर इंटरप्रेटेड एज पर द ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी एंड जुडिशियरी हैज बीन kept free from any external pressures. Okay, so this is going to be the answer of question number 35. Okay, so done and dusted with question number 35. Now moving forward with question number 36. एक बार क्वेश्चन हम वापस पढ़ लेते हैं। तो ज्योति को क्या करना है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचनी है किसी जगत को। ओके, ज्योति इज सेलिंग अ रेजिडेंशियल property to Jagat. Describe in brief the process of how the ownership of a property will be transferred. Okay, ये हमें डिस्क्राइब करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हम एक बार देखें तो द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले तो मोड ऑफ ट्रांसफर। तो ये क्या होता है, अगर 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर 100 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि 100 रुपए से तो महंगी ही होगी वो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो ज्योति बेच रही है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। एक तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के केस में, इंटेंजिबल मतलब वो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह, IPR जो होता है, और उसके अलावा अगर 100 रुपए से ऊपर की इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होती है तो उसको रजिस्ट्री करना पड़ता है। ओके, उसके बाद में अटेस्टेशन मतलब सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, ये सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। ओके,
तो 2 विटनेसेस एटलीस्ट के सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, एटलीस्ट 2 विटनेसेस शुड बी देयर। ये अटेस्टेशन हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? रजिस्ट्रेशन। ओके, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट इज एन एसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन द parties to the transfer must be present to affix their signatures to the document. Okay, तो वहां पे प्रेजेंट होना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर, दोनों पार्टीज को, विटनेसेस को, ये सारे के सारे सिग्नेचर्स वगैरह वहां पे करते हैं। ओके, सो दिस इज द थर्ड स्टेप, दैट इज रजिस्ट्रेशन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द फोर्थ, दैट इज म्यूचुएशन। म्यूचुएशन का मतलब क्या होता है? ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद में आपको वो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स, अगर कोई गांव के अंदर है तो ग्राम पंचायत के अंदर जाओ, या फिर पंचायत समिति ऑफिस के अंदर जाओ, या फिर कोई सिटी के अंदर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस के अंदर आपको जाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे ये सब के सब म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स के अंदर भी रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुएशन कहते हैं, विच इज द स्टेप 4। एंड स्टेप 5 इज द पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी, which differs as per the state laws. Okay, so we have done the 36 questions as of now. पार्ट 1 के अंदर मैंने सारे MCQs अपलोड कर दिए थे। पार्ट 2 के अंदर वी हैव डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 36. इन द पार्ट 3 आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 एंड 40। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है ना 5 मार्क्स वाले, वो मैं डिस्कस करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस गाइज, स्टडी वेल। Those who are writing their geography exams as well, also do study well, score a lot of marks. Okay, see you with the next video, that will be the part 3. Okay, उसके अलावा लीगल मैक्सिम्स वगैरह के जो वीडियोस है, और लगातार कमेंट करते रहो आप लोगों को क्या क्या वीडियोस चाहिए। मैं हर दिन एक वीडियो शूट कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट। ओके, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, तो जो भी आपको चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं आपके लिए ये करने के लिए रेडी हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर।